कि उन बच्चों को दूसरे बच्चों से वो अलग ना महसूस करें। आज अगर दून पब्लिक स्कूल हाथरस की बात करें कि इस 2 साल में हमने इतना इम्प्रूवमेंट देखा है कि आज हमारे बच्चे कंधे से कंधे मिला के नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने आप, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद एनुअल फंक्शन प्रोग्राम खुद कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो ये काबिलियत तभी आती है जब बच्चे की इंटरेस्ट, टीचर की पूरा भूमिका उसमें रहती है, टीचर की पूरा योगदान रहता है और पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है। जब पेरेंट्स के सपोर्ट अनकंडीशनल हो जाता है कि बच्चे, आप सब लोग मालूम है कि हम लोग बच्चों को अपने नजर से थोड़ा भी दूर नहीं रखते हैं। अगर बच्चा थोड़ा घर से बाहर जाता है अभी खेलने के लिए, कितना आप कंसर्न होते हैं। लेकिन वही चीज आप मान के चले, अगर बच्चा जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो कितना कंफर्ट जोन में आप रहते हैं कि स्कूल जाने से आपके बच्चों को देखभाल करने के लिए स्कूल के टीचर्स हैं। तो इसीलिए स्कूल के टीचर्स, स्कूल के शिक्षक दूसरे पेरेंट कहलाते हैं और आप कंफर्टेबल फील कर लेते हैं कि जब बच्चा बाहर जाता है तो आपको डर लगता है, बच्चे खेलने के लिए आस पड़ोसी चला जाता है आपको डर लगता है, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं आप निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और शिक्षक के हाथ में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो मेरे पेरेंट्स और अभिभावक को ये बताना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स की बात नहीं है, कैसे बच्चे को खुश रखा जाए, कैसे बच्चा अपना खुश रहेगा और खुश रह के ही बच्चे की सर्वांगीण विकास की जाएगी, उसकी पहचान, उसकी जो पॉलिसी होती है, उसकी प्रोसेस होती है, हम लोग पूरी तरह से उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मैडम डॉक्टर चीनू अग्रवाल। कुछ ही समय मैडम, गुड इवनिंग मैम। थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो मैम। नमस्कार। यस डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अभिभावक, मैं चीनू अग्रवाल मैडम को इंट्रोड्यूस आप लोगों से करवाना चाहता हूं। डॉक्टर चीनू अग्रवाल लीडिंग साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरापिस्ट, एडवांस्ड RECBT प्रैक्टिशनर हैं, चाइल्ड और एडोलेसेंट स्पेसिफिकली AEI NY USA से कर रही हैं और शी इज द डायमंड लीडरशिप कोच, डायरेक्टर ऑफ फीलिंग माइंड्स की हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चों को टटोलते हैं, बच्चों को जानते हैं, बच्चों की परेशानी को समझते हैं। मैं एक पर्सनल पेरेंट के हिसाब से भी मैंने उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करा, बहुत मुझे सौभाग्य है कि मैडम के साथ मैंने अपने बच्चे से के लिए भी इंटरेक्ट करा और जनरल बच्चों के लिए भी इंटरेक्ट करा। जनरली मैडम से मेरा बातचीत होता रहता है कि कैसे हमारा जो काम है, एक शिक्षक का काम है, सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं होता है। शिक्षक एक बच्चे को अगर समझ लेता है फिर पढ़ाने में इजी हो जाता है। तो वो एक टीचर, एक काउंसलर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक ओरेटर होता है, हर चीज होता है। एक टीचर, एक माँ होता है, एक बाप होता है। तो ये सब चीज का जो एक शिक्षक के पास वो गुण होता है, वही चीज हम मैडम से बहुत तरीके से सीखते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि वी आर कनेक्टेड टू ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। आज मैं कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के साथ आज कनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैडम ने आज कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आज इस समय में बहुत मैडम बिजी हैं, फिर भी उन्होंने हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ समय निकाला। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। मेरा नमस्कार आपको। और आज के दौर में आपसे अगर पेरेंट्स सुनेंगे, आई थिंक वो आज इतना मेस्मराइज हो जाएंगे और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि मैं सुनूंगा और मेरे पेरेंट्स सुन के वही चीज को अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगामी दिनों में बच्चा जो आज लॉकडाउन के टाइम में, तो इस क्राइसिस के टाइम में थोड़ा माने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जो कनेक्टिविटी हमने बैठाने की कोशिश करी है वो शायद अप्रिशिएबल होगा। और आप जो बोलेंगे उसको अगर सही तरीके से, सही मायने से पेरेंट्स उसको समझते हैं और पालन करेंगे तो शायद बच्चा बहुत अच्छा बच्चा होकर निकलेगा। और मेरा यही मानना है। और मैं कुछ ऐसे पहलुओं को जरूर आज डिस्कस करूंगा। पेरेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उस प्रश्न को भी मैडम लास्ट 10-15 मिनट में आप लोगों को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा मैम कि ऐसे सिचुएशन में
जैसे कि हमारे पेरेंट्स, बहुत प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, नर्चरिंग पेरेंट्स होते हैं, आपके पास परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं। उनके घर पे उनके चलाने की सिस्टम्स, पद्धति वो चेंज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे आजकल, जनरल कंप्लेंट्स पेरेंट्स की है, बच्चे मोबाइल खेलते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चे खाना खाते नहीं है, बच्चे अपना जो मिस्टेक्स को कभी कबूल नहीं करते हैं। तो ये बच्चे को पेरेंट्स ऑलरेडी पैम्पर करके रखे हैं, और पैम्परिंग तो होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पैम्पर होने के कारण जब बच्चों को नो बोल दिया जाता है तो बच्चे रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव बच्चे हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं चाहता हूं कि आपका आज सेशन थोड़ा करें और एक मार्गदर्शन करें कि इन पेरेंट्स को, अब हमारे जमाने में हम मार खा के पढ़ते थे, लेकिन आज के जमाने में वो है नहीं। हमारे जमाने में हम सोचते थे कि हम जो नहीं कर पाए आज सब अपने बच्चों को थोप दें कि वो सब कर ले। तो ऐसा एक मानसिक चिंता, एक मानसिक स्तर पर एक पेरेंट्स के दिमाग में रहा है, और हमारे दिमाग में भी रहता है कि हम चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं तो भाई मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसकी काबिलियत, उसकी पोटेंशियल वो ना देख के उसके ऊपर थोप देना चाहते हैं। तो ये सब ऑलराउंड को देखते हुए मैं आपको गुजारिश करूंगा, एक एक मोटिवेशनल, और पेरेंट्स के सभी क्वेरीज, जैसे कि आपके बोलने से ही मैं जानता हूं कि सब क्वेरीज सॉल्व हो ही जाएंगी। और मैं इसी के साथ आपको इनवाइट करता हूं, आपका निमंत्रण करता हूं, और सब पेरेंट्स के तरफ से आपको नमस्कार, आपको सेशन के लिए आमंत्रण करता हूं। मैम, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रियदर्शी जी। हमेशा मेरा सौभाग्य होता है, जब भी आप बुलाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ किसी न किसी तरह से आपका इनविटेशन जरूर एक्सेप्ट करूं। सो नाइस। और आज बहुत ही अच्छा आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतने सारे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। आई एम एट योर सर्विस एंड एट देयर सर्विस। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले आप लोग सब मुझे ये बताइए, अपने अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे मुझसे बात करने के लिए। पहले ये बताइए, आप सब मुझे ठीक से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख लीजिए। चैट बॉक्स में लिख, ठीक है। आप लोग जनरली सब लोग हाथरस के रहने वाले हैं? ज्यादातर हाथरस के। अच्छा, तो मेरा हाथरस से बहुत पुराना नाता है। मेरे पापा की बुआ हाथरस में है और उनका पूरा परिवार हाथरस में है, और हाथरस में आती जाती रहती हूँ। बिमला दाल मिल जो है, आप लोग शायद जानते होंगे, मिल तो अब बंद हो गई। सो फ्रेंड्स, आपके मन में क्या मुख्य सवाल आज है, आप मुझे बताइए। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। हमारे पास, ध्यान रखिएगा, 1 घंटा है, 5 से लेके 6, 5:30 से लेके 6:30 का समय है हमारा। तो आप अपने सवाल बताइए तो हम शुरुआत करें। आपके मन में क्या आजकल क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? अपने प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बच्चे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं, ये सब बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। ये बताइए, एज अ पेरेंट, आज कल के दौर में आप अपने क्या कर्तव्य और रोल समझते हैं? एक पेरेंट का क्या रोल है, क्या कर्तव्य है? लड़ते बहुत हैं आपस में। अच्छा, आपको क्या लगता है? हैंडल ए सिंगल चाइल्ड, ओके। मोबाइल प्रॉब्लम, पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं देना। टेक केयर ऑफ चाइल्ड एज फ्रेंड। हाँ,
चलिए, तो आप सब मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके मन की कुछ दुविधाएं समझ गई हूँ और अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, एज अ पेरेंट हमारे दो मुख्य रोल हैं, दो मुख्य चीजें हमारा कर्तव्य है। पहला, बच्चों को स्नेह देना, प्यार देना, ममता देना। अगर हम बच्चों को स्नेह नहीं देंगे तो याद करिए, वो छोटा सा बच्चा जो आपकी गोद में आया था वो पनप ही नहीं सकता था, वो बड़ा हो ही नहीं सकता था। हमने उसे पैदा किया, इस दुनिया में लेकर आए, पर वो बिल्कुल हेल्पलेस था। उसे रोने के सिवा और कुछ भी नहीं आता था। हर चीज के लिए आपके ऊपर निर्भर था। आप दूध पिलाएंगे तो दूध पिएगा, आप अगर उसको गीला हो गया सुखाएंगे तो सूख जाएगा। अपने आप उसके बस का कुछ भी नहीं। इसको हम कहते हैं टोटल डिपेंडेंस। इस टोटल डिपेंडेंस के वक्त में हमारा जो मुख्य काम है एज अ पेरेंट, वो है उस बच्चे को नरिश करना, नर्चर करना, उसकी जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस उस टाइम हमें अपने सुख के, अपने कंफर्ट के भी करने पड़ते हैं। जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं वो भी हमें करनी पड़ती है। अब ये जो बच्चा है जो आपकी गोद में आया था, ये धीरे धीरे बड़ा हो गया। 3 महीने का करवट लेने लगा, 6 महीने का बैठने लगा, 9 महीने का खड़ा होने लगा, 12 महीने का। My voice is not coming. Please check. Somebody is saying my voice is not coming. No, मेरी ma'am. आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes, fine, ma'am. Okay. So some Mr. Yadav was there. उनको बोलिए वो अपना ऑडियो ठीक करे अपनी जगह, wherever he is. So my dear friends, ये जो बच्चा था ये तो अपने आप बड़ा होने लग गया और 2 साल का बोलने लग गया, 3 साल का स्कूल जाने लग गया। ये बच्चा देखो कितनी फटाफट बड़ा हो गया, उसकी कितनी कैपेबिलिटीज बड़ी हो गई, स्किल्स बड़ी हो गई। व्हाट अबाउट माँ बाप? अभिभावक और पेरेंट्स इतनी जल्दी बड़े हुए? हम बड़े नहीं हुए, वहीं की वहीं रहे। और हमने क्या सोचा, ये जो बच्चा मेरी गोद में आया है सदा ही मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। क्या ये सदा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है? सदा आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला है? सदा ये यस चाइल्ड बनने वाला है आपका? भगवान ने इसको भी बुद्धि दी है, अपनी सोच और अपनी समझ दी है। बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से समझेगा, अपने हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, पूछेगा। तब आप क्या सोचोगे, अरे ये तो सुनता ही नहीं है, बताओ ये तो सुनता ही नहीं है। तो क्या आपने उसको इसलिए पैदा किया था कि हमेशा सुनता ही रहे? ये तो हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। मैंने परिवारों में देखा है, 30 साल का बेटा हो गया, बहू आ गई, बच्चे हो गए, तब भी पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं जाए तो पहले पूछे, मम्मी जी बाजार हो आऊं, आपके लिए क्या लाना है, पानी पी लूं, खाना खा लूं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे ऊपर सदा डिपेंडेंट रहे, पर उसकी अपनी जर्नी कौन सी है? वो तो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता है। वो चाहता है मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। और आप ये कहते हो, आप कहते हो, पर आप कैसे कहते हो?
पढ़ेगा नहीं तो रोटी कौन खिलाएगा तुझे? हमने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया पालने पोसने में, बड़ा करने में, ना पढ़ता है ना लिखता है। पर साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए रहते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं करते। कैसे, मैं आपको बताती। तो मैं करियर काउंसलर भी हूँ, करियर काउंसलिंग करती हूँ। इनफैक्ट इंडिया की पहली पायनियरिंग कंपनी है हमारी करियर काउंसलिंग की। तो मेरे पास एक जयपुर में मैं थी, तो जयपुर में एक क्लाइंट आए कि मैम इसने ना 11th में अपने दोस्तों की वजह से कॉमर्स ले लिया है, पर ये साइंस ले सकता है और ये होशियार बच्चा है। तो हमने कहा भाई हम ऐसे नहीं देखते, हम पहले बच्चे की पूरी टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये किस चीज में अच्छा है। टेस्ट हुई, सब कुछ हुआ। अब वो मुझे ये बता रहे हैं मैम रोज सुबह इसे उठाना पड़ता है, 8 बजे की इसकी स्कूल है, 7 बजे से उठाना चालू करती है इसकी मम्मी, 7:30 बजे तक ये टस से मस्त नहीं होता और उसके बाद चिड़चिड़ करके उठता है। रोज इसकी बस मिस होती है, इसकी मम्मी इसका टिफिन बना रही होती है, इसकी दादी दूध का ग्लास लिए खड़ी होती है, पापा वहां पर गाड़ी में बैठे होते हैं, चलो जल्दी चलो, फिर गाड़ी से स्कूल छोड़कर आते हैं। रोज का इसका ये नाटक। बताइए इसमें किसकी गलती है? मैंने उनको एक सिंपल सा सल्यूशन दिया। मैंने कहा भाई साहब आप इसको कल उठाना मत। अरे मैडम आपने क्या बात कर दी, तो ये तो स्कूल जाएगा ही नहीं, ये तो स्कूल ही नहीं जाएगा, आप देख लेना। मैंने कहा मत जाने, ना जाने दें, स्कूल नहीं जाने दें, तो फिर तो ये कैसे पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा मत पढ़ने दो। अरे मैडम आपकी इतनी फीस देके इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेके हम इसलिए आए हैं, ये सुनने आए हैं हम अपने बच्चे को बर्बाद होने दें? क्या हमारी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे भैया जिम्मेदारी अपने ऊपर ही रखोगे या उसको भी दोगे? कभी तो ये समझोगे कि ये उसकी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं जो उसे उठानी पड़ेंगी। जिस दिन उसे ये समझ में आएगा कि मुझे नहीं उठाया, उस दिन वो क्या करेगा? क्या बच्चा खुद उठने में सक्षम है या नहीं है? उसकी स्कूल ट्रिप जाने दो, 4 बजे स्कूल में सबको इकट्ठा बुलाया है, 3 बजे बच्चा अपने आप उठ के बैठ जाता है। पर अगर आप ये जिम्मेदारी उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो क्या करता रहेगा? ये सोचता रहेगा मेरा जो कुछ भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपको ब्लेम करेगा। तो हमें ये देखना है स्नेह का रोल कितना, और दूसरा जो मुख्य रोल है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वी शुड बिहेव लाइक फ्रेंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमें बच्चों के साथ दोस्त बन जाना चाहिए, मैं उनको बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलती हो जाएगी। आप बच्चों के दोस्त मत बनिए, आप माँ बाप ही रहिए, दोस्त और हैं बहुत उनके। क्योंकि माँ बाप का एक रोल अनुशासन भी है, डिसिप्लिन भी है। कैसे? ये जो बच्चा बड़ा हो रहा था, जब 1.5 साल का हुआ, घुटनों पे रेंग रेंग के सबसे पहले कहाँ गया? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की स्विच में उंगली देने गया। माँ रसोई में खाना बना रही थी, माँ ने देखा ये भाग भाग के कहाँ जा रहा है, कचरा मुंह में डालने लगा। तो माँ ने क्या बोला? जो माँ अभी तक स्नेह देती थी, लाड़ करती थी, प्रेम देती थी, उसको आंख दिखानी पड़ी कि नहीं? उसको ये बताना पड़ा कि नहीं कि नहीं माँ मत जाओ, मम्मा मारेगी? बोलना पड़ा ना। बच्चे के वेलफेयर के लिए
हमें अनुशासन भी करना सीखना पड़ा, और वो रोल हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम केवल स्नेह देंगे तो क्या आप बच्चे का भला कर रहे हैं या बुरा, बताइए। फिर ये पेरेंटिंग यस पेरेंटिंग हो जाएगी। कैसे? मम्मा मुझे इतने पैसे दे दो, पापा मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हाँ बेटा ले जा। मैं तो 30,000 का मोबाइल लूंगा, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी दोस्तों के बीच में। हाँ हाँ बेटा तू अपनी इज्जत का ख्याल रख, तू 30 का नहीं 32 का ले। क्या हो गया? मैं जो बोलूंगा सो ही होना चाहिए। यस पेरेंटिंग। अब ये जो डिसिप्लिन है ये करना हम लोगों को नहीं आ रहा। कौन लोग मुझसे अग्री करते हैं कि अनुशासन में हम फेल हो रहे हैं एज अ पेरेंट? किस किस को ये लगता है कि अनुशासन में हम फेल? अनुशासन में इसलिए फेल हो रहे हैं, इसमें गलती हमारी नहीं। क्या है, पेरेंटिंग हमें किसी स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं गई। हमने वही सीखा जो हमने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, और वो जो हमने देखा उससे हमने दो चॉइसेस में से एक चॉइस ली। हमने या तो वो किया जो हमें माँ बाप ने, जो हमारे साथ व्यवहार हमारे माँ बाप ने किया वो हमने भी किया, या हमने ये डिसाइड किया कि नहीं मेरे माँ बाप ने मेरे साथ गलत किया है, मैं ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। मुझे याद है हमारे घर में बचपन में लाल कलर की एक टॉफी आती थी, किस्मी टॉफी बार, और एक बरनी में भरी रखी रहती थी, और जब सारे बच्चे होमवर्क कर लेते थे तो उसमें से एक एक टॉफी सबको मिलती थी, और हम अपने बचपन में ये सोचते थे ये बहुत बड़ा अत्याचार है, इतनी सारी टॉफियां रखी हैं पर हमें इतना पहले काम कराया जाता है फिर एक टॉफी दी जाती है। और जब हम माँ बाप बने तब हमने क्या करा, पूरी बरनी बच्चे को दे दी, ले बेटा मैंने मेरे बच्चे में एक एक करके खाई है, तू सारी खा। जो जो चीज की कमी मुझे थी मैं तुझे एक की बजाय 4 दूंगा। और हमने यहीं से गड़बड़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा पर बाद में इसी का रिजल्ट सामने आने लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जरा सा इसको सोचते हैं कि अनुशासन कैसे करें। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विथ मी? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अनुशासन कैसे करें। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी इसमें। पहला, हम लोग ट्रेडिशनली ऐसे माहौल से आए हैं जहां पर पावर असर्शन, रॉब जमाना मतलब अनुशासन हुआ करता था। आप लोगों को अपना टाइम याद है जब पापा के आने का टाइम होता था, सब भीगी बिल्ली बनके किताब लेके कोने में बैठ जाते थे अपने आप, और सन्नाटा पूरे घर में छा जाता था। और कभी कोई शरारत दिन में होती थी तो मम्मी के पास एक ही हथियार था, आने दो तुम्हारे पापा को। जैसे ही ये धमकी सुनते थे सारी अकल हमारी ठिकाने आ जाती थी। जैसे भी प्रियदर्शी जी बोल रहे थे, टीचरें क्या करती थी, मैं तो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, इंग्लिश कॉन्वेंट में भी जो नन्स रहती थी वो बोलती थी शो मी योर नकल्स, और यहाँ पर बैंत मारती थी, केन मारती थी।
ये था हमारे जमाने का अनुशासन। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम तो दोनों तरफ से मरे। हमारी जो जनरेशन है वो सैंडविच जनरेशन है, एक तरफ ब्रेड, दूसरी तरफ ब्रेड, और बीच में हम बन गए कटलेट। हमारे माँ बाप ने भी हमारे ऊपर जोर चलाया और हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर जोर चलाते हैं। हम उनकी भी जी हजूरी करते हैं, इनकी भी जी हजूरी करते हैं। जिनके घरों में सास ससुर है उनको उनसे भी दबना है, इनसे भी दबना है। तो सैंडविच जनरेशन है हमारी। इस जनरेशन के बच्चे हैं भी हाइपर सेंसिटिव। तो ये जो पावर असर्शन है, रॉब जमाना है, ये फेल हो गया। ये इनके लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? ये इनके अंदर अग्रेसिवनेस पैदा कर रही है, ये इनके अंदर गुस्सा बना रही है, जबकि हमारे अंदर इससे गुस्सा नहीं बनता था। हम पता नहीं उस समय कौन सा अनाज खाते थे कि हम चुपचाप सहन कर लेते थे। आज भी हमारे माँ बाप के सामने हम चुपचाप सिर झुका लेते हैं। अगर उनकी मर्जी नहीं है कि हम पिक्चर देखने जाएं तो हम अपना चुपचाप घर का काम निपटा लेते हैं। हमारे मन में गुस्सा नहीं आता, थोड़ा बहुत बुरा जरूर लगता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट जरूर होती है, पर इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए पहली स्ट्रैटेजी फेल। यस, वी आर कमिंग टू दैट, मोनिका। अब दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रैटेजी ये है लव विड्रॉल। मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। हमको याद है बचपन में मम्मी के पास ये धमकी बिल्कुल तैयार रहती थी, और तुम लोग नहीं सुनोगे मेरी, मैं नानी के घर चली जाऊंगी और फिर आऊंगी नहीं। खुद बनाना अपना खाना, खुद अपने बर्तन मांजना, खुद अपने कपड़े धोना तुम सब, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और अगर मम्मी 1 घंटा ना बोले तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। हमें मन में ये लगता था कि भैया डांट ले, मार ले, पर चुप ना हो। ये जो लव विड्रॉल है, इसने हमारी पर्सनालिटी को कैसा बनाया? हमारी पर्सनालिटी को अप्रूवल सीकिंग पर्सनालिटी बना दिया कि हम हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे खुश रखने की कोशिश करते हैं? एट माई ओन कॉस्ट। भले ही मेरा मन ना हो, पर मैं 2 की जगह 4 चीज बनाती हूँ किचन में, पसीने में भीग जाती हूँ, जिससे ये लोग खुश रहे, इनकी तरफ से मुझे तारीफ मिल जाए, इन लोगों को ये लगे कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो हम लोग कैसे बन गए? अप्रूवल सीकिंग बन गए। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? हम ऐसा भी नहीं बनाना चाहते। ना हम उनको अग्रेसिव बनाना चाहते हैं, ना हम उनको दब्बू बनाना चाहते, दोनों ही तरह से नहीं बनाना चाहते, है कि नहीं? तो फिर क्या करें? तो फिर क्या तरीका है जिससे ये बच्चे ना तो एग्रेसिव बने, ना दब्बू बने, फिर भी डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अनुशासित हो जाएं, फिर भी अपना भला बुरा समझने लगे? ऐसा क्या करें? आप लोगों को मैं बताऊंगी, आप लोग समझिएगा, फिर इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा अपने व्यवहार में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि व्यवहार चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। मैं तो 1 घंटे का प्रवचन देकर चली जाऊंगी, पर आपको उसको रोज रोज याद रखना पड़ेगा, डेली आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। So the first thing is, डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशिंग। तो फिर आप सब अपने आंसर्स दीजिए मुझे,
डिसिप्लिन मतलब क्या, अनुशासन मतलब क्या, फिर मैं आगे बताऊं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन और अनुशासन? आपके मन में क्या आता है? मैंने बोला पनिशमेंट नहीं, तो फिर क्या है? यस, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिमिट, प्यार से समझाया, सिचुएशन, बिहेवियर, पोलाइटली एंड कामली। अच्छा बताओ, हम अपने बच्चों के साथ पोलाइट और काम कब रह पाएंगे? कब रह पाएंगे? मुझे यहाँ पर ये दिख रही हैं, इनका क्या नाम है, नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, आप मुझे देख पा रही हैं? हाँ नेहा जी, सपोज करिए मैंने अभी आपसे मांगा, नेहा जी मुझे बड़ी भूख लगी है, आप जरा एक आम दे दो तो मुझे, आम दीजिए मुझे मोबाइल में से। आपका क्या उत्तर होगा, क्या आंसर होगा? या तो आपके पास आम है या नहीं है, करेक्ट? Yes, ma'am. जब आम होगा तो आप क्या करेंगी? I give to you. और नहीं होगा तो क्या कहेंगी? How can I give? मैम है ही Try नहीं। for some time. Okay, I will Yes. give it to you later. Yes. So my dear friends, अगर हमारे अपने अंदर 24 घंटे किसी ना किसी बात का तनाव है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स हमें घेरे रहते हैं, तो हम बच्चों को क्या देंगे? वही तो देंगे जो हमारे अपने अंदर है। और अगर हमारे अपने अंदर शांति है, आनंद है, तो हम उनको क्या देंगे? शांति और आनंद देंगे। तो पहले ये हमें अर्जित करना पड़ेगा। जनरली जो हम सोचते हैं डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो आपका अपना इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। क्योंकि जो बच्चा है वो एक सॉफ्ट टारगेट है, पति से नहीं लड़ सकती, सास से नहीं लड़ सकती, स्कूल में काम करती हूँ तो अपने प्रिंसिपल से नहीं लड़ सकती, ऑफिस में काम करती हूँ तो अपने बॉस से नहीं लड़ सकती, तो किस पे गुस्सा निकालूं? पूरी दुनिया तो मेरे खिलाफ है, तू भी मेरी नहीं सुनता नालायक, तू भी नहीं पढ़ता, कम से कम तू ही ढंग का निकल जाता। कौन मिल गया हमें? सॉफ्ट टारगेट। और ये सॉफ्ट टारगेट बचपन से हमें मिला हुआ है, मतलब छोटे से बच्चे के ऊपर भी हम इतना इमोशनल आउटबर्स्ट निकालते थे। सबसे पहले ये समझिए, वो बच्चा है, और बच्चा है तो बचपना ही तो करेगा ना। आप बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करे, और खुद से ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी करे वो सही है। यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। You have to remember that he is a child, और बच्चे के अंदर ही तो बचपना हो। You have to accept that. पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, और फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरह के डिसिप्लिन को हम कहते हैं
डिसिप्लिनिंग बाय इंडक्शन, मतलब बच्चे के साथ बिहेवियर्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर बातचीत करना। कैसे? देखो, अगर तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। बिहेवियर ए का कॉन्सिक्वेंस A1, बिहेवियर बी का कॉन्सिक्वेंस B1। तुम कॉन्सिक्वेंस चूज करो, उसके हिसाब से बिहेवियर चूज करो। दोबारा समझाती हूँ। अगर मैं पढ़ूंगी तो इसका रिजल्ट होगा कि मैं पास हो जाऊंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो इसका रिजल्ट होगा कि मैं फेल हो जाऊंगी। मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं पढ़ूं नहीं पर पास हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, एज पेरेंट्स हमने कॉन्सिक्वेंस अपने हाथ में रखे हुए हैं। हमने क्या सोचा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे बच्चे को 90% नंबर आने ही चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूं, अब बिहेवियर भी मैं डिक्टेट कर रही हूं, क्योंकि 90% नंबर लाने। तो 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे शाम को पढ़ो, है कि नहीं। इसमें बच्चे की चॉइस आई क्या। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। तो मेरा बेटा अभी 12th स्टैंडर्ड में है, 17.5 साल का। 9th स्टैंडर्ड में जब वो था तब हमने उसे हॉस्टल में डाला। वहां से उसका एक दिन मुझे फोन आया, बोला कि मम्मी सब बच्चों ने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है 10th की। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं तैयारी करी अभी तक। तो मैंने कहा अच्छा, आप अच्छा कर रही हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या टेंशन लूं, अरे आप कभी तो साइकोलॉजिस्ट हो, ये भूल के मेरी माँ हो, ये याद रखा करो, आप मेरी माँ की तरह बिहेव करा करो। मैंने कहा अच्छा तो बता भाई कैसे बिहेव करूं। अरे अब ये भी मैं आपको बताऊं, सारी मम्मियां रोज हॉस्टल में फोन करती हैं और बच्चों को रोज पूछती हैं कि तूने क्या पढ़ा, कितने। आप तो मुझसे कभी पूछती ही नहीं। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, मेरे पास मेरे बहुत काम है, तेरे को ये बात बता दूं, मेरे पास इतनी फीस है कि 3 बार तुझे 10th करा दूंगी, जब 4थी बार फेल होगा तब देखी जाएगी। तेरी 10th, तेरी पढ़ाई तुझे करनी, टेंशन मैं क्यों लूं भाई, अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल। अब क्या हुआ, जो बंदर मेरे कंधे पे डालना चाह रहा था वो बंदर मैंने वापस उसके कंधे पे डाल दिया। पढ़ाई मेरी, पढ़ना मुझे है, उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना मुझे। ये डायलॉग मैं उसके साथ तब स्थापित कर पाऊंगी जब मेरा अपना जिगर स्ट्रांग होगा। अगर मैं हर वक्त कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी तो नहीं हो पाएगा। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने कहा कि मैडम मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों बिल्कुल नहीं कहना मानती, घर आकर यूनिफॉर्म नहीं बदलेंगी, 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठी रहेंगी, टीवी के सामने ही खाना खाएंगी, वहीं पर प्लेट छोड़ देंगी। मैंने उनको कहा आप एक दिन उनके साथ बिहेवियर्स और कॉन्सिक्वेंसेस का डिस्कशन कर लो, आराम से बैठ जाओ और उनके साथ ये डिस्कशन करो कि बेटा अगर आप स्कूल से आने के बाद
यूनिफॉर्म चेंज करके हाथ मुंह धोकर 1 बजे डाइनिंग टेबल पे आ जाएंगी तो आपको खाना मिलेगा। ये जो खाना है, खाने के बाद बर्तन आपको खुद उठा के सिंक में रखने। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मैडम आप क्या बात कर रही हैं? ये 2 दिन तक बर्तन वहीं पड़े रहेंगे, इनमें से कोई नहीं उठाने वाला। मैंने कहा आप वहीं पड़े रहने देना, आप मत उठाना, सड़ जाएंगे बर्तन। मैं कहा सड़ने न दो, आप मत उठाना। इतना अपना जिगर स्ट्रॉन्ग करो। तीसरे दिन तीसरे बर्तन में, चौथे दिन चौथे में, पूरे घर के बर्तन बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद डिस्पोजेबल में देना, पर आप बर्तन मत उठाना। अगर बच्चे यूनिफॉर्म बदल के नहा धोकर नहीं आए, कोई जहलबाजी नहीं, कुछ नहीं, किचन बंद करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाना। उसके बाद ये मत सोचना शाम तक कि बच्चे भूखे हैं। एक दिन तो करके देखो। Help them understand what are the behaviors and what are their consequences. Then they will start taking the responsibility for appropriate behavior. तो अनुशासन का मतलब होता है सही तरीका सिखाना। अनुशासन का मतलब पनिशमेंट देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है teaching them a right way. And that is because we want to care for them. ठीक है, बात समझ में आई? प्रियदर्शी जी, now we have 15 minutes remaining. You can take up some questions. राइट, कितना अच्छा तरीके से आपने समझाया कि जो फोर्सिबली करते हैं हम लोग वो नहीं करना चाहिए, और फोर्सिबली करने से कोई चीज उसका सोल्यूशन तक आपको नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही मैम। एंड कुछ ऐसे प्रश्न मेरे पास हैं जो पेरेंट्स लोग जनरली मेरे को पूछते हैं कि जैसे कि हाउ टू स्टॉप ओवर मैनेजिंग और ओवर इंडल्जिंग बिहेवियर, जो आपने अभी बताया उसको वैसे प्रश्न आते हैं। और उसमें जो मैंने एक बार पूछा था कि बच्चे बहुत पैम्पर्ड होने के कारण, पेरेंट्स जनरली पैम्पर तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन क्योंकि प्यार तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा पैम्पर करने से कहीं ना कहीं उनको जब एक टाइम आता है उनको नो बोलना पड़ता है, कुछ ऐसे चीजों में ना करना पड़ता है, तब वो दिक्कतें बच्चा उस समय झेल नहीं पाता है और वो रिएक्ट करता है, और उस समय रिएक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो मेरे को ये पेरेंट्स को मैडम आप ये बताएं कि पैम्परिंग किस हद तक होना चाहिए और कैसे उसको वर्कआउट करना चाहिए पेरेंट्स अपने बच्चों को। एग्जैक्ट, जो मैं भी आपको बात बता रही थी, स्नेह और अनुशासन दोनों ही हमारे कर्तव्य हैं। दोनों का एक बैलेंस हमें स्थापित करना पड़ेगा। मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस और मैं देख रही हूँ। एक मोनिका जी हैं जो पूछ रही हैं एग्रेसिवनेस को कैसे रिमूव करें। एक ख्याति जी पूछ रही है मैं स्टडीज के लिए कैसे मोटिवेट करूं अपने बच्चे को। ये सारे प्रश्नों का आंसर एक ही चीज में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं चॉइस कॉन्वर्सेशंस। चॉइस कॉन्वर्सेशंस, helping the child to reach their own choices in life। मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ। तो हमेशा अपने बच्चों से ये कॉन्वर्सेशन कीजिए कैसे, न्यूट्रल होकर। जैसे बच्चा ये कहता है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप ये बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इज इट पॉसिबल कि बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा हो सकता है। देयर आर सम चिल्ड्रन जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो नहीं है सकता है, बताओ? हाँ, डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है किसी कारण से। क्योंकि क्योंकि पढ़ना उसकी चॉइस कभी से थी ही नहीं। एक 3 साल के बच्चे को आपने एक अट्रैक्टिव सा टिफिन बॉक्स देकर, बॉटल देकर, बैग देकर, रुमाल सेफ्टी पिन से टांग कर स्कूल में भेज दिया। वो स्कूल क्या सोच के गया था? वो ये सोच के गया था कि आप तो झूले दिखा के लाए थे रंग बिरंगी से, वहां पे मैं झूला झूलूंगा, खेलूंगा, थोड़ा पानी पीऊंगा, थोड़ा बिखेरूंगा और धक्का मुक्की करूंगा और वापस घर आ जाऊंगा मस्ती करके। पर उसके साथ क्या हुआ वहां पे? उसको चुपचाप बैठाया गया। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप और जो हम बोल रहे हैं वो बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसको कुछ नहीं पता क्यों उसको बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ऐसे ही करते करते वो फर्स्ट से सेकंड में आ गया, सेकंड से थर्ड में आ गया, पीरियोडिक टेबल उसने रट्टा मार लिया, पाइथागोरस का थ्योरम रट्टा मार लिया। उसको कभी नहीं पता चला वो क्यों और क्या पढ़ रहा है। जब तक उसकी अपनी चॉइस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक आपके बोलने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात अच्छी तरह से। You have to help them understand why are we studying what. So for example, I always ask children, why are we studying history? हिस्ट्री पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, उनके साथ कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। एक दिन जब बच्चों से बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा, देखो जब हम गुफाओं में रहते थे तब हमें नहीं पता था हमारे अंदर कितनी हड्डियां हैं। एक बार एक शरीर को काट के हड्डियां गिनी गई, तब पता चला 206 bones we have. Then we studied further, we understood that we have a liver which is on our right side, we have a heart which is on the left side. Then we understood there is a stomach, then we understood that there are so many muscles, then we understood we have a brain. और इन सब का स्ट्रक्चर बारीकी से स्टडी किया। अब बताओ अगर स्कूल्स ना हो, पढ़ाई ना हो, तो तुम तो वापस से वही गुफाओं वाले इंसान बन जाओगे ना। फिर से इंसान को खोल के फिर से हड्डियां गिनने वाली स्थिति आ जाएगी। तो हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि पहले जितना कुछ हो चुका उतना देख लें, एक बार पता चल जाए कितना हो चुका। अब इसके आगे मुझे क्या सोचना है मैं सोचूंगा। अब वो बच्चा जब बायोलॉजी की किताब खोलेगा तो फुल क्यूरियोसिटी से खोलेगा। अब इसमें उसकी चॉइस शामिल है। सिमिलरली एग्रेशन की जब आप बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, 101% जब तक परिवार में कोई गुस्सा करने वाला ना हो, बच्चे के अंदर गुस्सा पैदा नहीं होता। या तो माँ या बाप या कोई और फैमिली मेंबर है जो एग्रेसिव है, जिसके रिएक्शन की वजह से बच्चा गुस्सा करता है। ये एग्रेसिवनेस अगर आपने डिस्कशन में कन्वर्ट कर दी तो अब आपको समझ में आएगा कि ये एग्रेसिवनेस कैसे कंट्रोल होती है। यू हैव टू, अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त बच्चे से बिल्कुल बात मत करो, कोई डिस्कशन मत करो, चुपचाप वहां से चले जाओ। जब आप शांति में आ जाओ तब बच्चे से बात करो। जैसे जैसे, मेरी बात को नोट करना, जैसे जैसे आपका गुस्सा कम होगा वैसे वैसे बच्चे का गुस्सा भी कम। एब्सोल्युटली। कविता मैडम, कविता विश्वास मैम, यू आर देयर? Okay.
कैन वी हैव एनी अदर पेरेंट्स? कोई और पेरेंट्स कुछ पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पास अभी भी और 2-4-5 मिनट बाकी है मैम से और डिस्कस करने के लिए। मैम, मोबाइल फोन्स में बहुत जनरली पेरेंट्स का बहुत इश्यूज आता है कि बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। कितना समय मोबाइल फोन देना जरूरी? कि आजकल टेक्नोलॉजी के दुनिया में तो मोबाइल फोन्स को पूरा रेस्ट्रिक्ट करना कहीं ना कहीं आज के दुनिया में, हम पहले अभी कुछ ही दिनों पहले हम मोबाइल फोन अलाउ ही नहीं करते थे और अभी तो मोबाइल फोन देना पड़ता है। क्लास चलो ये लेके जाओ और क्लास अटेंड करो। तो ऐसे सिचुएशन में जब लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि बच्चा तो सिर्फ मोबाइल फोन में ही रहेगा? तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे? मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि पहले कहते थे कि स्कूल में मोबाइल मत लाना और अब मोबाइल स्कूल आ गया है। अब बच्चा आपसे ये कहेगा कि अच्छा तो पहले तो कहते थे कि स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, अब कहाँ गया आपका स्क्रीन टाइम? सो कैसे करेंगे? हाँ, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल accept that technology cannot be removed from a child's life. Right. Second, again, choice conversations. So when I talk about spending time on the mobile, I first ask my parents to understand, पहले अपना मोबाइल टाइम जरा ट्रैक करो एक दिन का। आजकल हर ऐप में एक टाइमर होता है जिसमें वो बता देते कि फेसबुक में आपने दिन भर में कितने घंटे बिताए, इंस्टाग्राम पे आपने दिन भर में कितने घंटे बिताए। जरा से देखो तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका इंटेंशन नहीं था, आप तो केवल एक नोटिफिकेशन देख के जरा 1 मिनट देखने गए थे पर अचानक आधा घंटा बीत गया। Same happens with the child. So we have to understand his position rather than giving lectures all the time. We have to help the child understand how can he self monitor himself. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल है, आप जानते हैं कल्पना जी को? आप प्रोग्राम में आई थी। मैं जानता हूँ। हाँ, तो वो उनके स्कूल में मैं 10th के बच्चों को एड्रेस कर रही थी। तो मुझे पहले टीचर्स ने बोला कि मैम आप ना इनको समझाओ, ये बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो मैं कहा ठीक, मतलब घर में माँ बाप लेक्चर देते हैं, स्कूल में आप लोग लेक्चर देते हो और आपने इतनी दूर से काउंसलर बुलाया है, उससे भी आप ये एक्सपेक्ट करते हो ये भी उनको लेक्चर दे। तो बच्चे सोचेंगे पहले हमारे ऊपर आफत कम थी जो एक और बुलाई गई है। मैंने उन बच्चों को कोई लेक्चर नहीं करा। मैंने उनसे ये पूछा, बताओ क्या डिस्कस करोगे मेरे साथ? मैं ऐसे अमेरिका में पढ़ी हुई एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। चाइल्ड और एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। जो भी तुम्हारी क्वेरीज हो बिल्कुल बेधड़क होके मुझसे आज डिस्कस कर। अपने पास पूरा 1 दिन का समय है, लिस्ट बनाओ कौन सी प्रॉब्लम्स में से डिस्कस। बच्चों ने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई। बच्चों ने कहना शुरू करा, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है तो पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है, कोई पोस्ट हम डालना चाहते हैं तो फिर उसके बाद हम उसके लाइक्स काउंट करते रहते हैं। सारी बातें बच्चों ने बताई। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने बच्चों से ही पूछा, अच्छा बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? मैम पहले मैंने पूछा डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण क्या है? बोले मोबाइल। इसका सोल्यूशन क्या है? मैम मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे होगे, मोबाइल तो बहुत एसेंशियल है। नहीं मैम टाइम तो लिमिट कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे? मैम हम मोबाइल इस इतने से इतने टाइम तक यूज करेंगे। मैंने कहा पर तुमसे होगा नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा
तुमने सोचा तो 9 बजे से 10 बजे तक, पर 12 कब बज जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, अपना टाइम डिसाइड कर लो और बाकी के टाइम में अपना मोबाइल अपने हाथ से मम्मी को दे दो। बोलना मम्मी 10 बजे आप ये मोबाइल ले लो, सुबह मैं आपसे वापस ले लूंगा या 1 घंटे बाद में वापस ले लूंगा। क्योंकि मैंने बताया मोबाइल की क्वालिटी ही एडिक्टिव है, वो केवल बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट्स के लिए। आप मानेंगे प्रियदर्शी जी, आप कल्पना जी से पूछिएगा ये बात, उनके स्कूल के बच्चों ने उस दिन शाम को मोबाइल अपने पेरेंट्स को खुद सौंपा और पेरेंट्स बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्या जादू हो गया कि बच्चे अपने आप कह रहे हैं कि आप मोबाइल रखो। उसमें मैंने 4 कैटेगरीज उनको बताई। मैंने कहा देखो तुम 10th में हो, 2.5 महीना है अभी एग्जाम का। पहली कैटेगरी तो ये है कि मोबाइल 2.5 महीने के लिए दे। दूसरी कैटेगरी, अच्छा बताओ इसमें से कितने लोग तैयार है? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, हम तो दे देंगे 2.5 महीने। मैंने कहा ठीक। इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैसे देखोगे? मम्मी के मोबाइल में। ठीक। दूसरी कैटेगरी बताई, 2.5 महीने के लिए हम नहीं दे सकते मैम, पर हम 1 घंटा रोज का मान लेंगे जिससे हम अपने इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख लिया करेंगे। मैंने कहा ठीक, तुम्हारी बात भी ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी, मैम इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए 1 घंटा चाहिए और 1 घंटा मैम मुझे एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, नहीं तो मुझसे पढ़ाई नहीं। मैं कहा चलो तुम्हारी भी बात मान ली। फोर्थ कैटेगरी, ऐसे कौन है जो ये कहते हैं कि मैम मेरी आप पढ़ाई ले लो, मेरी लाइफ ले लो, पर मोबाइल। ये जो फोर्थ कैटेगरी के बच्चे हैं इनको प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एडिक्ट हो चुके हैं। राइट, दैट्स ग्रेट। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया है क्वेश्चंस पेरेंट्स को। तो उनको जिन बच्चों को कॉन्टिन्यूसली वो अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं और वो उसके बिना नहीं रह सकते, उसको प्रोफेशनली काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, दैट वाज अ ग्रेट सेशन एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू कनेक्ट विथ यू। मैं जानता हूँ जब भी मैं आपके साथ जुड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजा आ जाता है, मुझे समय नहीं लगता कि 1 घंटा कैसे क्रॉस होता है। सो आई एम एक्सट्रीमली कि बहुत खुश था कि मैं मैडम सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अपने स्कूल में भी बुलाऊंगा। एक हुबहू जो एक फेस टू फेस सेशन होता है वो सेशन में और इस सेशन में थोड़ा बहुत तो फर्क है ही। तो ऐसा मौका मिलेगा तो फिर से मैं आपको एक टाइम लेके आपको इनवाइट करूंगा स्कूल में पर्सनली। कुछ ऐसे केसेस हैं और उसका एक सेशन सिर्फ एक घंटे का और 1 दिन का सेशन नहीं, उसमें कुछ बच्चों में काम भी करना है। मैं उसमें वर्कआउट कर ही रहा हूँ। आई विल बी कॉलिंग यू टू माय स्कूल and once again from my entire family, from my entire Doon management, I convey my regards to you, to heartfelt gratitude to you that you accepted my invitation. कुछ ऐसे शब्दों को आपने पेरेंट्स को बोला, शायद उनको दिल में छू गया होगा। कुछ ऐसे चीजें वो अभी आज से शुरुआत भी करेंगे इसी उम्मीद से कि वो अपने बच्चे के नरिशमेंट सही तरीके से, सही ढंग से आज से एक शुरुआत करेंगे। उसी उम्मीद से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सभी पेरेंट्स को फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा कि पेरेंटिंग सेशन ये सिर्फ अटेंड कर लेने से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हुबहू आप उसको घर पे अपने के बच्चों के साथ ये उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि एक बच्चा एक सही तरीके से उसकी नरिशमेंट हो सके, उसकी परवरिश हो सके। और अगर अच्छा परवरिश होगा बच्चा, कहीं ना कहीं पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर अच्छा बच्चा बन गया तो आपका बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी उम्मीद से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैम, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम। बहुत बहुत नमस्कार मैम, थैंक यू। So dear friend, that was Dr. Chinu Agrawal. I think सभी पेरेंट्स और सभी टीचर्स जो आज जुड़े हुए थे, जरूर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं जानता हूं कि ये सेशन कंटिन्यूअसली
एक गैप में हम आपके पास लेके आएंगे। और जो भी आज सेशन में बोला गया, ये बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन होती है। हम चीनू अग्रवाल और कल हमारे साथ जुड़े हुए थे एक हस्ती, ये इन सब से हमको प्रेरणा यही मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारा काम है एक बच्चा को अच्छी तरीके से उसकी ग्रूम किया जाए और उसके सामने अच्छा चीज ही बात करें, उसके सामने पॉजिटिव चीज ही बात करें। कहीं कोई नेगेटिव चीज, कोई गलत चीज, कोई इनकरेक्ट चीज आप ऐसा बात ना करें। फैमिली, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप बहुत सारे चीजें घर पे ऐसे इश्यूज होते हैं जो बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो, बच्चे के लिए सही हो, वही चीज आप डिस्कस करें ताकि बच्चे के मानसिक स्तर पर ऐसे कोई प्रभाव ना पड़े। यही मेरी गुजारिश है आप सबको। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे एक और सेशन में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।